शिक्षण के अंतर्गत आज हम सभी शब्द, ध्वनि, विज्ञान तथा भाषाई ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। शब्द का अर्थ व परिभाषा। हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द एक उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। सामान्यतः शब्द के बारे में कहा गया है कि कानों से सुना जाने वाला प्रत्येक नाम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद का प्रयोग होता है। अब पढ़ेंगे शब्द का महत्व। भाषा के अनुसार शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आजादी से लेकर आधुनिक युग तक व्यक्ति ने समस्त ज्ञान शब्दों के रूप में ही प्राप्त किया है। शब्द ही भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। वक्ता हो अथवा लेखक हो, वह अपने मस्तिष्क में संचित शब्दकोश के आधार पर बाजी मार लेता है। शब्द भाषा के विकास का आधार है। शब्द भाषा के विकास का आधार है। शब्द लेखक की आत्मा है। शब्द लेखक की आत्मा है एवं व्याकरण तथा भाषा विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रयुक्त शब्दों का लेखक को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना हो। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान भाषा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसी भाषा की गंभीरता अथवा हल्कापन उसकी शब्दावली पर निर्भर करता है। इसी आधार पर हम शब्द को भाषा की निधि मानते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते और ना ही स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। वर्णात्मक शब्द वे होते हैं जो शब्द पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ संबंधित भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक शब्द जो बिना अर्थ का हो। हिंदी साहित्य एवं भाषा का संबंध सार्थक शब्दों तक ही सीमित है। सार्थक शब्दों में भावों तथा विचारों की एक प्रतिभा होती है। उन शब्दों के उच्चारण होते ही प्रतिभा के संस्कार उत्पन्न हो उठते हैं। शब्द शक्ति। शब्द की तीन शक्तियां मानी गई है। अमिधा, लक्ष्मणा, व्यंजना। अमिधा के अंतर्गत
तीन प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड का अर्थ ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे शायद, वर्ण, धन, श्याम, कठोर इत्यादि। यौगिक शब्दों का बोध उनके अवयव के अर्थ से होता है। जिस प्रकार महेश के दो अवयव महा एवं ईश है, यह यौगिक शब्द है। यह यौगिक शब्द है। महेश, महाधन, ईश। योग रूढ़ शब्दों में यौगिक तथा रूढ़ दोनों शब्दों की शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, जैसे प्रतिस्पर्धी, प्रतिधन, स्पर्धी। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि विज्ञान तथा भाषाई ध्वनि। भाषा विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग् यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन एवं वर्णन करता है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग् यंत्र से उत्पन्न होती है तथा श्रोता के श्रवणेंद्रियों तक पहुँचती है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जिनके अंतर्गत उच्चारण से लेकर श्रवण तक की ध्वनि में वायुमंडल में जो स्पंदन वक्ता अपने वाग् यंत्र द्वारा उत्पन्न करता है तथा श्रोता उसे अपने श्रवण यंत्र के द्वारा सुनते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि का सर्वांगीण अध्ययन ही ध्वनि विज्ञान है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक ध्वनियाँ। भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनि समूहों का प्राचीनतम स्वरूप वैदिक ध्वनियों के रूप में प्राप्त होता है। पाणिनि के अनुसार इनकी कुल संख्या 63 है तथा यह आकारादि वर्णों में विभाजित है। वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आधुनिक युग में प्रचलित है, वही उच्चारण यदि वैदिक काल में रहा हो यह आवश्यक नहीं है। संभवतः इसमें पर्याप्त परिवर्तन हुआ होगा। प्राचीन शिक्षा ग्रंथों व विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों तथा ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित मूल वैदिक ध्वनियों की उच्चारण संबंधित विशेषताओं का निर्धारण किया गया है। अब पढ़ेंगे अक्षर विज्ञान। जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का तात्पर्य है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन होता है। अक्षर मिलाकर शब्द का रूप लेते हैं। अक्षर नाश रहित है, इसलिए शब्द भी अनश्वर है। वर्ण अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण समस्त अक्षर समूह के दो वर्गों में विभक्त हैं तथा दो रंगों में रंजित है, स्वर व व्यंजन। जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से स्फुटित होकर कंठ से होता हुआ एवं मुख अवरोध से मुक्त रहते हुए नासिका द्वारा व्यक्त होता है, उसे स्वर कहते हैं। प्रत्येक स्वर उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक स्वर किसी अन्य स्वर अथवा व्यंजन के संपर्क के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। ध्वनि जब पूर्ण रूप से व्यक्त होती है
तो उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन बिना स्वर के सहायता से व्यक्त नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी ध्वनियाँ। हिंदी में अंगा एवं ढा ध्वनियों का प्रयोग प्राय अधिकांशतः किया जाता है, जैसे पढ़ना, बूढ़ा, मूढ़ा, बढ़ई, जोड़ना, लड़ना इत्यादि। ये ध्वनियाँ विसर्ग मूर्धन्य होती है। इन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए मूर्धों से रगड़ कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जबकि शुद्ध मूर्धन्य में जीभ को मूर्धा से केवल स्पर्श किया जाता है। हिंदी की इन ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी किया जाने लगा है और वहाँ अब बढ़ई को बढ़ई लिखा जाने लगा है। विदेशी ध्वनियाँ। विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हिंदी में कुछ नए व्यंजन आ गए हैं, जैसे फा फसल, गा गमला, जा जीभ, खा खरबूजा, का काजल। इन ध्वनियों का उच्चारण वर्गीय ध्वनियों के अनुसार होता है, परंतु इनमें घर्षण अधिक करना पड़ता है। छा तथा ज्ञा की ध्वनियाँ। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छा तथा ज्ञा की ध्वनियाँ भी होती हैं। इन ध्वनियों के अनुरूप ही शब्द भी बनाए जाते हैं, जैसे क्षमा, क्षेत्री, क्षेत्र, रक्षा, शिक्षा, मोक्ष इत्यादि। संस्कृत व्याकरण में छा व्यंजन का धन शा के संयोग से बनता है। इस प्रकार ध्वनि उच्चारण के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग ज्ञान, अज्ञानी, आज्ञाकारी, प्रतिज्ञा आदि शब्दों में किया जाता है। इस ध्वनि को उच्चारण करने में अस्त व्यस्त स्थिति पाई जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के निवासी ज्ञा को ज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। वेदों के विद्वान इसका उच्चारण ज के रूप में करते हैं। वेदों को श्रुति माना गया है, अतः वेद पाठ करने वाले जो उच्चारण सुनते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति करते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए ज्ञा ध्वनि का उच्चारण ज्ञा इया के मिश्रित रूप में करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यह मत व्यक्त किया है कि तथापि आर्य समाज के क्षेत्र में ज्ञा का उच्चारण ज्ञा के रूप में किया जाता है। आप सभी गृहकार लिख लीजिए। पहला है, शब्द से आप क्या समझते हैं? विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा शब्द के महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, शब्द के कौन कौन से भेद हैं, वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान तथा भाषाई ध्वनि से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।